हमारा सैनिक कॉलोनी जहाँ सिद्ध बाबा रहते हैं, जहाँ सिद्ध बाबा रहते हैं, पर गोटियां सोमे बाबा ने अपनी चला दी, सोमे नेताजी ने। कैसे कृष्ण भगवान ने कहीं रास किया, कहीं राज किया। हरियाणा में ना रास हुआ ना राज हुआ, यहाँ महाभारत हुई और झील भर गई। झील भर गई, लेकिन शोर नहीं मचा रही है। नहीं, शोर अभी हम कब करेंगे बताती हूँ। अब लंगड़े के टांग चल सकती है, कहते हैं ना, दुआ इतनी बड़ी है। और उस दुआ का नतीजा अगर देखना हो तो बड़कल झील से बड़ा कोई स्थान नहीं मैं बता बड़कल झील, तो बड़कल झील उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ से जरूर 3 बार सीमा त्रिखा को पार्टी ने वो मान दिया लड़ने का, लेकिन इस सीमा के पीछे भी कृष्ण खड़े ही हैं कहीं ना कहीं। और चुनाव सीमा नहीं, कृष्णपाल जी ही लड़ रहे होते हैं मेरे साथ भी। क्या वो इशू डिस्क्लोज करने लायक? वो रणनीति होती है, स्ट्रेटेजी है चुनाव की। शुभ चिंतक बहुत लोग हैं हमारी बड़कल में भी, और जिला फरीदाबाद के लोग बड़कल के लिए बहुत चिंता करते हैं, बहुत चिंता करते हैं। सचिवालय में शिक्षा मंत्री से वापस लौट करके फरीदाबाद के बड़कल विधानसभा क्षेत्र में आ जाते हैं, जहां सीमा तिरखा को प्यार से लोग, लाड से लोग साध्वी कहते हैं। लेकिन जैसे ही मेरे को ये डिपार्टमेंट दिया, मैं वापस टीचर बन गई हूँ, मुझे लगता है। और मेरे को ये एहसास होता है कि शिक्षा एक वाकई में दान का विषय है। जय हिंद दोस्तों, आज हम आपसे जय हिंद क्यों कर रहे हैं, इसका भी एक कारण है। हमारे साथ है हरियाणा की शिक्षा मंत्री श्रीमती सीमा तिरखा। इनसे बात करेंगे, और बात केवल औपचारिक नहीं करेंगे, कुछ अनौपचारिक बातें भी करेंगे। सबसे पहले तो ये जो पूरे हरियाणा में छा गया है, गुड मॉर्निंग से आपने जय हिंद कहा है, ये क्या एक नया एस्पेक्ट ले आए आप? सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप देश का इतिहास उठाओ, वो मुगल काल का उठाओ या आप इतिहास उठाओ हमारा मंगल पांडे जी से, वो इतिहास जिसमें गांधी जी हैं, जिसमें तांत्या टोपेरे, जिसमें हमारे विवेकानंद जी की बात करूं, मैं अगर पटेल जी की बात करूं, इन सब के नाम गिनवाती चली जाऊंगी। एक ये इतिहास है जो एक पीढ़ी जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, वो अब थोड़े पिछड़ गए, निकल गए दुनिया से। मेरे मन में एक बात आई कि देश के प्रधानमंत्री लगातार राष्ट्र प्रेम को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह से लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं। तो मुझे लगा कि जो असली पीढ़ी है जिसने देश संभालना है, वो तो आज स्कूल में बैठी है, भावी पीढ़ी। और गुड मॉर्निंग की जगह अगर हम जय हिंद बोलना शुरू करें, जैसे अक्सर हमारे पुलिस के जवान बोलते हैं, हमारे देश के जवान बोलते हैं, तो मुझे लगता है जब उनके साथ हम जय हिंद बोलते हैं तो हमारे में भी एक अलग ऊर्जा आती है। तो ये ऊर्जा मुझे लगता है कि स्कूल से ही शुरू होनी चाहिए। वैसे मैं आपको याद दिलाऊं, तो हम पढ़ते थे तो अंग्रेजी में बोलते थे क्लास स्टैंड, और फिर बोलते थे जय हिंद, और आपने वो याद दिला दी सब लोगों को। बहुत। हरियाणा में एक शिक्षा मंत्री हुए स्वामी अग्निवेश, उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरा शिक्षा का पैटर्न बदलना चाहा था। तो क्या एक शिक्षिका भी ये चाहती है कि शिक्षा का जो पैटर्न है ये ऐसा हो जिसमें शिक्षा हो? और मैंने कई बार आपको सुना भी है, आप तो कहते हो कि शिक्षा केवल ये किताबी पढ़ाई ज्ञान नहीं है, तो क्या कुछ बदलाव सोचते हो? असल में क्या है कि समय के बदलते दौर में ना, मुझे लगता है कि वो सारे लोग जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, वो चाहे शिक्षा में, अगर आज आप देखेंगे तो आज हम मिड डे मील भी शिक्षा का एक हिस्सा बन चुका है हमारा, और बच्चे को ना डांटना ये भी शिक्षा का हिस्सा बन चुका है। और जबकि पूरी शिक्षा ही तभी होती है जब आप बच्चे को हर प्रकार से उसे आज के समावेश में ला करके खड़ा करते हैं। मैं ये समझती हूँ कि शिक्षा को बदलने से बेहतर है कि हम खुद में कुछ बदलाव लेकर के आए, कि जो हमारे को बच्चों के प्रति एक खुद को हमें उनके प्रति हमें डुबोने की जरूरत है, खुद को उनके प्रति निछावर करने की जरूरत है। एक आपका अभियान चल रहा है 22 जिले और 11 दिन, क्या कर रहे हैं इसमें? मैंने जब मुझे मंत्रालय दिया गया तो आदरणीय मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी जी दोनों की प्रसन्नता इस बात की थी कि एक शिक्षिका को हमने शिक्षा मंत्रालय दे दिया।
तो मैंने अपने चार्ज लेने के बाद में, तब हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट था, तो हमने तभी प्लान कर लिया कि मेरे मन में था कि चाहे 90 दिन का कार्यकाल रहने वाला है, तो मैं हर जिले में जा करके पेरेंट्स से भी मिलना चाहती हूँ, जिनके बच्चे हमारे पास पढ़ने आ रहे हैं, जिनके बच्चों को हम सेवा दे रहे हैं, उन पेरेंट्स की हमारे प्रति क्या विचार है, उन बच्चों की सोच क्या है। हमने इसके तहत एक कार्यक्रम बनाया समय को देखते हुए कि 11 दिन 22 जिले, तो हम एक दिन में 2 जिलों में जाते हैं। मैं 8 जिलों में जा चुकी, और आने वाले समय में मेरे को लग रहा है मैं 15 अगस्त से पहले सारा काम खत्म कर लेंगे। हम लोग हर जिले में जाते हैं, लगभग 1500 से 2000 की गैदरिंग होती है, और इसमें हम बुलाते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है हर सरकारी स्कूल में, जिसका चेयरपर्सन अभिभावक होता है, प्रिंसिपल चेयरपर्सन नहीं है। सिर्फ यही एक जगह है जहाँ पे पेरेंट्स लीड करते हैं। तो हम उन पेरेंट्स को मंच पे बुलाते हैं, और 2000 लोगों में से पहले से डिसाइडेड नहीं होता कौन आएगा। हाँ। कोई भी एक हम में से, मैं भी खड़ी होके बोल देती हूँ कि कोई भी 6 बहनें खड़ी हो जाएं, 2 भाई खड़े हो जाएं। मैं चाहती हूँ वो अपने विचार रखें, और महिला जितनी आगे आएगी, वो महिला नहीं, माँ आगे आ रही है, माँ की सोच अलग है। तो मैं उनसे एक एक सवाल तो मेरा ये रहता है कि आपने 2014 के बाद क्या बदलाव पाया, और एक सुझाव आप दें जो हम हरियाणा सरकार के माध्यम से या केंद्र सरकार के माध्यम से हम उसे लागू करें। तो हमें पेरेंट्स से बहुत अच्छे सुझाव भी आए हैं, हम उसकी एक बुक कंपाइल कर रहे हैं। अच्छा। इस सारे प्रोग्राम के हम 22 जिले होते ही हम बुक कंपाइल करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे केंद्र के जो शिक्षा मंत्री हैं, तीनों तक भेजेंगे। कुछ तो ऐसे सुझाव भी होते होंगे जिन्हें आप अपने स्तर पर तत्काल लागू कर सकते हो। अधिकतर हमारे पेरेंट्स का सुझाव होता है या तो होता है चौकीदार को लेकर के, हाँ। और एक होता है हमारे टीचर्स की संख्या को लेकर के। मैंने एक आपका सेमिनार अटेंड किया, और उस सेमिनार में आपने ये एक बुक बंटवाई, और इस बुक में केवल भारत सरकार की लाभकारी योजनाएं नहीं, बल्कि आपके हरियाणा सरकार की भी लाभकारी योजनाएं हैं। ये आइडिया कहाँ से आया? ये जो पुस्तक है, जब मैं पहले सेमिनार में गई तो बच्चों की बातें बहुत हुई, और पेरेंट्स की भी बातें हुई, शिक्षा की भी बातें हुई, लेकिन फिर मेरे मन में एक भावना आई कि इतनी सारी नीतियां आदरणीय नायब सिंह सैनी जी और मनोहर लाल जी ने हरियाणा को दी। देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि पूरे देश में 1,20,000 वाला गरीबी रेखा तक आता है, और हरियाणा में 1,80,000। तो मैं जानना चाहती थी कि ये वो परिवार हैं जो अधिकतर अभावग्रस्त हैं। मैं जानना चाहती थी क्या इनको इनके बारे में, इनकी सुविधाओं के बारे में पता भी है या नहीं। मैंने 2-4 सुविधाएं पूछी, कुछ बता पाए, कुछ नहीं बता पाए। फिर मैंने इसको भी अपने इसमें इंक्लूड कर लिया कि ये लोग मेरे को इसका भी जवाब देंगे। अब आयुष्मान और चिरायु, इन दोनों के विषय में मैं जरूर पूछती हूँ ताकि समझ आए। और फिर मैंने सोचा कि हमने हर कार्यक्रम में 1500 से 2000 फोल्डर हम देते हैं जी। अब जैसे मैं भिवानी जिले में जाऊं तो 1500 फोल्डर है, तो ये 1500 उसमें होंगे जी। और एक लीफलेट और होगा, वो उसमें बताएगा कि 2014 से लेकर 24 तक आपके भिवानी जिले में शिक्षा में, स्कूल शिक्षा में क्या क्या सुधार हुए, कौन से स्कूल्स की बिल्डिंग बन गई, कौन सा स्कूल 5वीं से 8वीं, 8वीं से 12वीं हुआ, किसकी बिल्डिंग बन गई, किसकी बिल्डिंग प्रपोज्ड है, किसका वर्क ऑर्डर हो चुका है, ताकि ये जनता की राइट है हमारे से पूछना, पर वो पूछे उससे पहले हम खुद ही उनको ये दें कि आप इसके माध्यम से, जिसके लिए आपके लिए पॉलिसीज हैं, आप इसका सदुपयोग करें। चलिए, ये पॉलिसीज सदुपयोग करा रहे हैं, ये शिक्षा सारथी तो पहली दफा दिखाई दी है, ये क्या पहले से छप रही थी क्या? ये किताब 21,000 की संख्या में छपती है। अच्छा। और हमारे 14,500 स्कूल हैं। हाँ। ये उन स्कूलों की लाइब्रेरी में जाती है और बच्चों को पढ़ने के लिए दी जाती है। हालांकि मेरा मन ये है कि ये जो 25 लाख बच्चे हैं, मैं अगर एक परिवार के 2 बच्चे भी मान लूं, तो मैं चाहती हूँ कि ये 10 लाख किताबें छपें। हाँ। जो 2 भाई बहन पढ़ रहे हैं उनमें से एक को ये जरूर मिले, और ये किताब बच्चों के घर तक जानी चाहिए। मेरा ये प्रयास है।
जी। तो फिर एक तरीके से क्या हम ये मान करके चलें कि 90 दिन का जो टारगेट है वो सरकारी स्कूलों की भी शिक्षा निजी स्कूलों जैसी हो जाएगी? मैं ये चाहती हूँ जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी की जो विजन है, मैं चाहती हूँ कि वो लोगों तक हर प्रकार से पहुँचे। इनको अच्छा खाना मिलना चाहिए। अब एसएमसीज़ का हमें इतना फ़ायदा है कि बच्चों को रोज़ दूध मिल रहा है या नहीं मिल रहा, हाँ, वो पेरेंट से पता चलता है। पेरेंट से एक पता बड़ा लगता मुद्दा है। चलता है खास तौर पर जब एडमिशन चल रहे होते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की लूट खसोट, प्राइवेट स्कूलों की लूट खसोट। क्या ये प्राइवेट स्कूलों के ऊपर एक अनैतिक सा दबाव नहीं आता? हम क्या अपनी इच्छा से नहीं जाते प्राइवेट स्कूलों में? जब प्राइवेट स्कूलों की बात आती है तो हमारे पास हरियाणा में प्राइवेट की बात करेंगे तो गुरुकुल भी हैं, हम्म, वो भी प्राइवेट चल रहे हैं। प्राइवेट स्कूल भी हमारे पास ना जैसे LIG, MIG और HIG होता है, बिल्कुल इस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों की भी कैटेगरी है। हमारे पास बहुत सारे स्कूल हैं जो हमारे सरकारी स्कूल से थोड़ा सा ज़्यादा 500-700 रुपए की महीने की फीस है। फिर हमारे पास स्कूल हैं जो 2000 रुपया महीने की फीस लेते हैं, 2 से 3.5 तक मान लें। और कुछ स्कूल हमारे पास ऐसे हैं वो 5 स्टार हैं फिर। पूरी तरह से। अब सबसे बड़ी बात यह है, मैं लेकिन फिर इन स्कूलों में आप बच्चे की वर्दी के लिए, बच्चे की किताबों के लिए, बच्चे की और जो वो फैसिलिटी उपलब्ध कराते हैं, उसको लेकर के हम ऑब्जेक्शन क्यों करते हैं फिर? नहीं, सबसे बड़ी बात यह मेरा बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा ये स्कूल वाले सिलेक्ट नहीं करते, मैं सिलेक्ट करती हूँ कि मेरा बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा। दूसरी बड़ी बात क्या है, वो जो बड़े स्कूल हैं, अब देखिए जो बड़े स्कूल हैं, जैसे समाज में इकोनॉमिक वेरिएशन है और उसी प्रकार से स्कूल की सुविधा वेरिएशन है, आप इसी प्रकार से हॉस्पिटल्स में भी देखेंगे। ये व्यवस्था से कोई जगह नहीं चूकी, ये तो छोड़ दीजिए। मैं तो एक बात कहती हूँ, हम चौक पे खड़े होकर के चाय पीते हैं और उसी एक कप चाय के हम 3 रुपए से 5 रुपए देते हैं, और वही चाय जब हम किसी मतलब छोटे से होटल में पीते हैं तो 50 से 100 रुपए, और 500 रुपए की भी चाय है और 5000 का भी कप है। तय तो हमने करना है कि हमने चाय पीनी कहाँ है, ये बहुत बड़ी बात है। और लेकिन फिर भी एक बात है, मैं अपने स्कूल के साथियों को भी बोलना चाहती हूँ कि शिक्षा में आना, मैं विधायक थी, मुझे तब तक कोई इस चीज का इल्म इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मैं अपनी विधानसभा के सड़कों में, पानी में, इन सब चीजों में लगी हुई थी। लेकिन जैसे ही मेरे को ये डिपार्टमेंट दिया, मैं वापस टीचर बन गई हूँ, मुझे लगता है। और हाँ। मेरे को ये एहसास होता है कि शिक्षा एक वाकई में दान का विषय है, कमाई का विषय है नहीं। लेकिन जब हम अपने बच्चे के लिए AC स्कूल ढूंढेंगे, AC बस ढूंढेंगे, तो जाना तो एक ही जगह है, DTC में चले जाएं, हरियाणा रोडवेज में चले जाएं, और या वॉल्वो में जाएं, और या बाय एयर जाएं, फिर वो तय मेरा है। चलिए, अब चंडीगढ़ में तो आपने कई और स्कीम शिक्षा मंत्री के रूप में बनाई है, जैसे सरकारी स्कूलों के ऊपर रूफटॉप पर सोलर पैनल लगवाने की बात, ताकि बिजली का खर्चा कम हो। ये शिक्षक तबादला नीति से भी कुछ फायदा नजर आता है आपको? देखिए, जो शिक्षक तबादला नीति है ना, इसमें मेरे को एक बात समझ आती है कि महिला को मल्टीटास्किंग कहा गया है। कोई कितना बड़ा भी पुरुष हो, भाई हो, जो हमारे जो काम करते हैं, चाहे स्कूल में भी लगे हुए हैं, उनका काम है, बच्चों को नहीं वो देख रहे घर में, वो अपने माता पिता को नमस्ते करते हैं, पास बैठते हैं, खाना खाते हैं, सेवा में थोड़े से पीछे होते हैं। महिला की जिम्मेवारी बहुत होती है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारी कम से कम 70% महिलाएं जो पढ़ाती हैं, शिक्षा में हैं, उनको उनके जिले या जिले के नजदीक, अब जैसे कोई फरीदाबाद में जगह नहीं मिल रही तो चलो पलवल चली जाए, मतलब बहुत नजदीक 70% को हम कहते हैं उनको नजदीक दो या अपना जिला दो। और जो 30% है वो हम भाइयों पे भी छोड़ देते हैं, क्योंकि हम दोनों को समानांतर लेकर के चलना चाहते हैं। उनको हम चाहते हैं कि उनके मेरिट बेस पे। तो चलिए, अब हम चंडीगढ़ में सचिवालय में शिक्षा मंत्री से वापस लौट करके फरीदाबाद के बड़कल विधानसभा क्षेत्र में आ जाते हैं, जहां सीमा तिरखा को प्यार से लोग, लाड से लोग साध्वी कहते हैं। आपका दिया नाम है, सबके पास जबान पर है। जबान पर है।
ये पहले तो ये बताओ, ये साध्वी नाम पड़ा कैसे? ये तो मैं खुद हैरान हूँ कि आप जोगिया लिखते हैं और बहुत सुंदर जोगिया लिखते थे। मेरी माँ तो कभी जोगिया छोड़ा नहीं उन्होंने, तो उसमें आपने सबको बहुत मीठे मीठे नाम दिए और मुझे भी मिला, तो मेरे को तो लग रहा है कि नाम से आदमी की ना तकदीर बन जाती है। और आपने तो फिर अपना थोड़ा सा लिबास बदल लिया आपकी वजह। सब लोग कह रहे थे लोकसभा चुनाव में कि कांग्रेस और बीजेपी का जो चुनाव चल रहा है, इस समय कांग्रेस बहुत ज्यादा आगे चल रही है, और फिर वो अंतर बड़कल विधानसभा क्षेत्र में 35,000 से ऊपर का हुआ। ये आपको आभास था? हमारी एक मीटिंग हुई थी 1 मई को, जो माननीय स्वर्गीय, मैं बहुत आदर देती हूँ, गंगा शंकर जी और बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ एक संगठन की बैठक हुई। उसमें सिर्फ विधायक बुलाए गए थे। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने उनको 1 मई को ये बात बोली कि आज हम 18,000 से 22,000 वोट की लीड पे हैं। अच्छा, 1 मई को? हाँ, 1 मई को मैंने उनको ये शब्द बोले कि आज हम 18 से 22,000 की वोट की लीड पर हैं। तो मेरे एक साथी ने कहा कि ये कौन सी गिनती है तेरे पास कि भाई 18 से 22 तू ऐसे बता रही है जैसे कैलकुलेट करके बैठी है। मैंने कहा मैं सारा दिन, मेरा काम क्या है, मैं बहुत घूमती हूँ और मेरे से बहुत लोग मिलते हैं और शुभ चिंतक बहुत लोग हैं हमारी बडकल में भी, और जिला फरीदाबाद के लोग बडकल के लिए बहुत चिंता करते हैं, बहुत चिंता करते हैं। मतलब मैं तो ऐसे मतलब लोगों की बनाई हुई बंदी हूँ, मेरे पर पहला अधिकार लोगों का है। और उन्होंने मेरे से सारा समीकरण समझे। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा देखो सब कोई 50,000 की, कोई 1,00,000 की लीड अपने अपने क्षेत्र की बता रहे थे। तो मैंने कहा देखो अगर हम बहुत जाएंगे ना, बहुत जाएंगे तो हम 35 तक पहुंचेंगे। और वो हाँ ये भी बोला मैंने, बहुत हम 10-12 लोग थे। मैंने कहा और 35 के हम 37 हो सकते हैं, 33 हो सकते हैं, लेकिन 33 और 37 से ऊपर नहीं जाएंगे, और वो भी तब जाएंगे जब मैं जो बोलूं और आप मदद करें। अच्छा, वो भी रोड मैप था आपके पास? बिल्कुल। मैंने उनको फिर एक इशू बताया, उन्होंने उस इशू पे मदद करी, काम किया, जिसकी वजह से हम 35 तक पहुंचे। और क्या वो इशू डिस्क्लोज करने लायक? वो रणनीति होती है, स्ट्रेटेजी है चुनाव की, और वो उसी की वजह से हुआ। और लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो आज जिंदगी भर तक चुनाव कृष्णपाल जी के खिलाफ लड़ते आए हैं, और यहाँ से जरूर 3 बार सीमा त्रिखा को पार्टी ने वो मान दिया लड़ने का, लेकिन इस सीमा के पीछे भी कृष्ण खड़े ही हैं कहीं ना कहीं, और चुनाव सीमा नहीं, कृष्णपाल जी ही लड़ रहे होते हैं मेरे साथ भी, विधानसभा का भी मैं बोल रही हूँ इस सीमा के पीछे भी वो खड़े हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है ना, जो मुझे लगती है, मुझे ये लगता है कि लोगों को सबसे ज्यादा अगर किसी ने जागरूक किया ना, तो वो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है। आदरणीय मोदी जी के आने से पहले किसी का भी कोई वीडियो ढूंढ के दिखा दे जो कहे कि आओ जी तुम्हें हम हिसाब देंगे, पल पल का हिसाब देंगे। अगर मेरे से कोई 10 सालों का हिसाब पूछ ले तो देखो बड़ा सिंपल 2 मिनट का है कि देखो हमारा, मैं सड़कें भी नहीं गिनूंगी, पानी के कुएं नहीं गिनूंगी, मैं बिजली के खंभे नहीं गिनूंगी, इन चीजों को नहीं गिनूंगी। ये हम रोज करते हैं, रोज ठीक होते हैं, रोज खराब होते हैं, और हम बनवाते रहते हैं। एक व्यवस्था है, चली आ रही है और बनती रहेगी। लेकिन बस अड्डा तो एक बार बनना है। अब ये बस अड्डा इनके हवाले कितने सालों तक रहा, और मैं तो मंत्री भी नहीं थी। एक मतलब एक बिल्कुल जिसे कहते हैं साधारण सी विधायक, और ये बस अड्डा आपका कोरोना काल में बन करके खड़ा हो गया। हरियाणा का पहला बस अड्डा है जिसके अंदर सरकारी मॉल उपलब्ध है, और आज इस मॉल में 3,000 आदमी का फुटफॉल है, डेली का फुटफॉल है। और बाहर के मॉल, फरीदाबाद के सबसे पॉपुलर मॉल में एक मॉल मतलब अब आज की रेटिंग इसकी नंबर 1 की है। और मैं अपने शहर में सभी को जानती हूँ, ज्यादातर जितने लोग गुड़गांव और नोएडा जाते थे 15, 14, 28, 29, 21, आज वो सारे इधर आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं तो ये बात बताने का प्रयास कर रही हूँ कि हम यानी बीजेपी और हमारी विचारधारा लोगों से अलग कैसे है। बहुत छोटी सी बात करती हूँ,
हमारे भगत सिंह चौक है। अब भगत सिंह जी की मैंने कोई अलग काम थोड़ी किया, मैंने तो वही काम किया जो वो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिख गए। तो आज कोई बच्चा भी निकलता है ना, तो वो तीनों मूर्तियां देख के अपनी माँ से जरूर सवाल करेगा ये तीनों कौन है। ये कोई अलग काम नहीं किया और ये कर सकते थे। हाँ। पटेल चौक जिंदगी में मैंने नाम सुना, और जब मैं पार्षद थी, इतनी कुर्सी पे थी, तो मैं बोलती थी अफसरों को कि ये पटेल चौक है, पटेल जी की मूर्ति तो है नहीं, कैसे पता चलेगा। मैंने सदन में मेरे नाम से एजेंडा पास हुआ, खुल्लर साहब ने 5 आदमियों की कमेटी बनाई, जिसमें मैं और पार्षद राजेश भाटिया मेंबर थे, एक्सियन बंसल और 2 अधिकारी और थे। हम पांचों लोग सुबह जयपुर गए, मूर्ति मैं पसंद करी खुद से, और वही मूर्ति लगी। और जब पब्लिक ने मुझे थोड़ी ऊंची कुर्सी दे दी, तो हमने भी पटेल जी मोदी जी वाले ला के लगा दिए, बड़े यहाँ वाले पे लाल। बड़े वाले, और वो वाले भी। इसलिए मैं आप दर्शकों को एक और बात रिकॉल करा दूं कि मैडम सीमा तिरखा जब पहली बार पार्षद बनी, तो उस समय हम नगर निगम बीट देखा करते थे, और तब मैडम सीमा तिरखा एक साइकिल रिक्शा वाले के साथ बैठ करके और निगम मुख्यालय पहुंचा करती थी। तब शायद वकील साहब के पास कोई अतिरिक्त गाड़ी नहीं थी। नहीं, कार तब भी एक थी, हाँ। और कार आज भी एक है। अच्छा, आज भी एक ही है। अब मैडम सीमा तिरखा उस ऊंचाई, और तब इनके कमिश्नर थे राजेश खुल्लर, जो आज मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव हैं। तो ये तारतम्य वक्त कैसे बदलता है, कहां से कहां पहुंचाता है। बहुत शिक्षा मंत्री के साथ बात हो रही है। बहुत बहुत, जैसे मैं सोचती हूँ, मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ, और शायद इस दुनिया में काम हुनर से भी नहीं होते, हुनर भी आदमी का फेल हो जाता है। मैं कहती हूँ दुआओं में इतनी ताकत होती है कि गूंगे को जबान आ जाती है, लंगड़े के टांग चल सकती है। कहते हैं ना, दुआ इतनी बड़ी है, और उस दुआ का नतीजा अगर देखना हो तो बड़कल झील से बड़ा कोई स्थान नहीं मैं ये बता बड़कल सकती। झील, तो बड़कल झील उसके बारे में बात करेंगे। बड़कल विधानसभा क्षेत्र की विधायक और हरियाणा की शिक्षा मंत्री। ये बड़कल झील वो है कि जो आज से 30 साल पहले जिनकी शादी हुई हो, 35 साल पहले जिनकी शादी हुई हो, उन लोगों की सगाई का कार्यक्रम भी बड़कल झील पे हुआ होगा, उन लोगों का रोका भी वहीं हुआ होगा, और कई लोगों की यादें वहां से जुड़ी हुई है। और जब बड़कल झील सूख गई, तो सीमा तिरखा ने ये बीड़ा उठाया कि इस झील को मैं भरवाऊंगी, और झील भर गई। झील भर गई, लेकिन शोर नहीं मचा रही है। नहीं, शोर अभी हम कब करेंगे बताती हूँ। अभी मैंने मीटिंग लिया, मैं आज मीटिंग में थी, लेक पर ही मीटिंग लेती हूँ मैं हमेशा, और 7 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में हमने तय किया कि हमने वहां, पहले सिंगल रोड होती थी, जो लोग कभी गए होंगे उन्होंने देखी होगी, हम 2000 पौधे एक ही दिन लगाएंगे। अच्छा। प्लांट्स लगाएंगे 10 फुट ऊंचे, पौधे नहीं प्लांट्स। और मुझे लगता है रंग बिरंगे फूलों के पौधे वहां लगे हुए उसकी खूबसूरती को बढ़ाएंगे। हाँ। तो जैसे गुलमोहर हो गया, अमलतास हो गया, मतलब एक बार फिर गुलजार होगी, बहुत गुलजार होगी। और पहले से ज्यादा 7 से 10 तारीख में हम आप सारे मीडिया को इनवाइट करेंगे, उस दिन अपने शहरवासियों को इनवाइट करेंगे कि ड्रोन से रिकॉर्डिंग होती है ना, कि भाई 2000 प्लांट्स जो है ना, एक साल में इकट्ठे, हर 5 आदमी एक पौधे पे, एक प्लांट पे खड़े हो, और डिवाइडिंग रोड से लेकर के ऊपर जहाँ भटकल का वो बना हुआ है ग्रीन सेगमेंट जो है वहां तक। एक वाक्य आपका पूरे हरियाणा में गूंज रहा है कि महाभारत काल में भी पुत्रमोह नहीं चला, तो अब कैसे चलेगा। ये कहां से आइडिया लेकर के आते हो? कोई मेरे से, मैं अभी पिछले दिनों 2-3 दिन पहले गई, तो मेरे को रोहतक गई थी, कैथल या करनाल में मेरे को किसी पत्रकार भाई ने सवाल पूछा कांग्रेस के विषय को लेकर। उन्होंने पूछा जी अब हुड्डा साहब के बारे में, तो मैं रोज जाती हूँ, मेरे पास अक्सर ये सवाल जरूर कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप मुझे एक बात बताओ कि कृष्ण भगवान ने कहीं रास किया, कहीं राज किया? हरियाणा में ना रास हुआ ना राज हुआ, यहाँ महाभारत हुई। और हरियाणा की जो महाभारत है
उसी से गीता निकली, जिसको आज पूरा ब्रह्मांड, विश्व, वो उसको मानता है। हर जगह गीता रखी जाती है। तो गीता जी जो यहाँ पर हुई, उसका मूल आधार क्या था? उसका मूल सार क्या था? मतलब महाभारत युद्ध का मूल सार। हाँ, गीता जी की उत्पत्ति का मूल आधार महाभारत। महाभारत का मूल आधार पुत्रमोह। तो भाई जब यहीं से पुत्रमोह का वो सारा रचना चली, तो तब नहीं कामयाब हुई, तो अब कैसे होएगी? देखो, ये तो धरती है, धरती में बीज जो है वो कोई फलता है, कोई नहीं फलता। बड़कल विधानसभा क्षेत्र में आपकी क्या तैयारी है? मैंने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किए हैं, और अभी कुछ और हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो जल्दी जनता को समर्पित करेंगे हम। हमारे कुछ काम तो अभी भी हमने शुरू किया। अभी जैसे हमारा एक हिस्सा बड़ा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है, जो हम ज्यादा पैसे से हमारा काम होता है, जिसकी लागत ज्यादा होती है, तो मेरी एक सोच होती है कि उसमें कृष्णपाल जी को भी हम बुला लें, क्योंकि केंद्र के मंत्री हैं, समय की थोड़ी रहती है। तो सैनिक कॉलोनी का हम दूसरी सड़कें भी शुरू करने जा रहे हैं बहुत जल्द। वर्क ऑर्डर हो चुका है, बस नेताजी का टाइम जैसे हमारा सैनिक कॉलोनी जहां सिद्ध बाबा रहते हैं, पर गोटियां सोमे बाबा ने अपनी चला दी, सोमे नेताजी ने कैसे चलाई? जनता जो है ना, जनता जनार्दन है, और जनता को पता होता है, समझ होती है। तो वो भी हम शुरू करेंगे, और ऐसे ही हमारा प्रयास है। और भी बहुत सारे काम है, कुछ 1 करोड़ का, 40 लाख का, 20 लाख के, ये सब हम। जेसी बोस यूनिवर्सिटी की जो विस्तारित कैंपस बनना था, उसके क्या स्टेटस है? जेसी बोस यूनिवर्सिटी भी हम चुनाव में जाने से पहले जनता को देंगे। अच्छा, तैयारी है, पूरी तैयारी है। एक और तैयारी है, एक मोदी जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास साहिबजादियों के लिए जो उन्होंने दिन मुकर्रर किया, बाल दिवस जो बोला उन्होंने, तो हमने उनमें से एक बाबा जोरावर सिंह जी के नाम का सेक्टर 48 में 2 एकड़ का संस्कृति मॉडल स्कूल, बाबा जोरावर सिंह संस्कृति मॉडल स्कूल की हम नींव रखने जा रहे हैं। बहुत अच्छा। कि इतिहास हमारा जिंदा रहना चाहिए, हमेशा बच्चों की जबान पर होना चाहिए कि कौन है ये बाबा जोरावर, क्यों हम जा रहे हैं। मतलब ये जो चीजें है ना, अगर हम अगली जनरेशन को ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है हम अपने खत्म होने के खुद जिम्मेवार होंगे। तो एक इस सोच के साथ वो हम वहां पर भी हम काम करने जा रहे हैं। आपने जेसी बोस का याद दिलाया, वो भी हम करने जा रहे हैं। और लेक का हमने बताया, आपकी जो मैं आदरणीय सुषमा जी को कभी भूलती नहीं हूँ, क्योंकि हमने आदरणीय मनोहर लाल जी से मांग करी थी हमारे पासपोर्ट ऑफिस की, जिसमें सुषमा जी, कृष्णपाल जी और मनोज जी तीनों का सहयोग और फरीदाबाद में पासपोर्ट है, वो भी आपके विधानसभा। हमारे जिस दिन हमने रैली करी थी 7 जून 2015, उस दिन हमने डिमांड करी थी। एक हमारा फुट ओवर ब्रिज है जो हमारा 50 साल से ज्यादा से लकड़पुर और दयालबाग वालों की मांग थी। अब आप एक चीज देखिए कि वहां पर अधिकतर जमीन पे कब्जे हैं, हमने किसी की घोंसला नहीं हिलाया, लेकिन हम वहां फुट ओवर ब्रिज बना रहे हैं, और हम उसमें दोनों तरफ लिफ्ट भी लगवा रहे हैं, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। मतलब जो 50-50 साल से छूटे हुई चीजें, प्रयास है और जनता की दुआएं हैं, ईश्वर की नजर है, और अपना कर्म सही होना चाहिए, किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, हक में होना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा, बड़कल विधानसभा क्षेत्र की विधायक, जिनसे हमने लंबी बातचीत की।